अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फसीहुर रहमान और आप देख रहे हैं एनएफ साइंस अकेडमी। आज की वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2023 को डिस्कस किया जाएगा कि किन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला और उनकी क्या रिसर्च थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि किन साइंटिस्ट को एट द फर्स्ट प्लेस नोबेल प्राइज़ मिला। नाम थोड़े से उनके डिफ़िकल्ट हैं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं उनका नाम है पेरी अगस्टिनी और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उसका नाम है फ्रेंच क्रूज और थर्ड जो लेडी हैं उनका नाम है एनी हुलियर। अब इन तीनों साइंटिस्ट को इक्वल शेयर मिला नोबेल प्राइज़ का 2023 का और इनका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसको अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो वो ये था, फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू जनरेट ऑटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इनसाइड ए मैटर। मीन्स के मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए ऑटोसेकंड पल्सेस को क्रिएट किया है एक्सपेरिमेंटली। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ऑटो सेकंड क्या है। तो इसकी हम सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेटली हमने नैनो सेकंड का नाम तो सुना ही हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना ही हुआ है। तो नैनो सेकंड वो टाइम है, अगर मैं एक सेकंड को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करूं तो मैं उसको लिख सकता हूं 10⁹ सेकंड। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है उसको मैं नैनो सेकंड कहता हूं। इसी तरह अगर मैं एक को इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आएगा उसको मैं ऑटो सेकंड कहता हूं। इट मीन्स कि ऑटो सेकंड बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻18 सेकंड। ठीक है, तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है उसे मैं ऑटो सेकंड कहता हूं। अब ये कितना छोटा है, इसकी सिंपल सा कंपैरिजन जो है वो बहुत मजे का है। अगर हम नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो एक सेकंड में ऑलमोस्ट एक बार हार्ट जो है हमारा बीट करता है। और अगर मैं एज ऑफ द यूनिवर्स को लिखूं इन द फॉर्म ऑफ सेकंड तो मैं लिख सकता हूं 10⁻18 सेकंड। जो एज ऑफ द यूनिवर्स है बिग बैंग से लेके अब तक, जो कि रफली अगर सालों में बात की जाए, ईयर्स में बात की जाए, वो है 13.7 बिलियन ईयर्स। तो अगर सेकंड में उनको मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 10⁻18 सेकंड और उसके मुकाबले में एक सेकंड टाइनी माइन्यूट सी एक क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं एक ऑटो सेकंड को एक सेकंड के साथ कंपेयर करूं तो बिल्कुल वैसे ही एक ऑटो सेकंड उतना ही छोटा है जितना कि एक सेकंड एज ऑफ द यूनिवर्स के लिहाज से। मीन्स कि ऑटो सेकंड बहुत छोटी सी वैल्यू है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। और एक ऑटो सेकंड के मुकाबले में एक सेकंड इतना बड़ा ही टाइम है, इतना बड़ा टाइम है जैसे कि एक सेकंड के मुकाबले में एज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिंपल सी हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ये ऑटो सेकंड पल्सेस क्यों क्रिएट की गई और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स को इससे देख सकते हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसा कि हम किसी स्पोर्ट्स इवेंट की फोटो लेना चाहते हैं तो समहाउ हमें कभी ऐसा होता है कि हम उसकी ब्लर फोटो ले पाते हैं बिकॉज एक ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। हम इस आम कैमरा से उसकी फ़ोटो नहीं ले पाते क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। हमारे जो नॉर्मल कैमरा है, जो मोबाइल के कैमरा होते हैं, वो अबाउट 30 FPS से लेके 60 FPS तक फ़ोटो को खींच सकते हैं। मीन्स के 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। मीन्स कि एक सेकंड में अगर 30 फ्रेम्स चेंज होते हैं तो वो इजीली इसकी कैप्चर कर सकता है, या 60 फ्रेम चेंज होते हैं तो इजीली कैप्चर किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे कैमरास भी हैं जो कि एक सेकंड में 10⁶ फ्रेम्स को भी मेजर कर सकते हैं। मीन्स के माइक्रो सेकंड के इवेंट को भी इजीली देख सकते हैं। माइक्रो सेकंड मीन्स के 10⁻6 सेकंड। लेकिन एक माइक्रो सेकंड बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा टाइम है उस मुकाबले में कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो कि एक मॉलिक्यूल में मूव कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की मोशन को ऑब्जर्व करना है तो माइक्रो सेकंड कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम। तो हमें स्विच करना पड़ेगा उस टाइम स्केल पे जिस टाइम स्केल पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब अगर सिंपल बोहर मॉडल की ही बात की जाए, सिंपलेस्ट है जस्ट समझाने के लिए है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन बोहर मॉडल में, तो उसकी जो एक रोटेशन है वो अबाउट ऑर्डर ऑफ ऑटो सेकंड में कवर हो जाती है। मीन्स कि 10⁻18 सेकंड में वो अपनी मोशन को कवर कर लेता है, मोशन को कंप्लीट कर लेता है। इट मीन्स कि हमें ऑटो सेकंड की पल्सेस चाहिए उसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो इट मीन्स कि हमें ऑटो सेकंड की पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। अब ये किया कैसे, जो कि एक्चुअली उनका मेन काम था। तो उन्होंने सबसे पहले, अगर मैं इंफ्रारेड लाइट की बात करूं तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 800 नैनोमीटर है। तो अगर पल्सेस डेफिनेटली वो वेव की फॉर्म में तो उसकी पल्सेस होंगी, तो उसकी पल्सेस अगर देखी जाए तो वो फेम्टो सेकंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन जो फेम्टो सेकंड है 10⁻15 सेकंड
वो भी ऑटो सेकंड के मुकाबले में 1000 गुना बड़ा यूनिट है। इट मीन कि उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया होगा, तो हम फेम्टो सेकंड की पल्स से भी इसको देख नहीं पाते। अब यहाँ पे इन तीनों साइंटिस्ट का काम आया, मीन्स कि उन्होंने क्या किया, इस इंफ्रारेड पल्स को एक गैस में से गुजारा, फॉर एग्जांपल नियोन आर्गन गैस में से गुजार के, जब उस गैस में से गुजारा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी इंफ्रारेड की, उसने एटम के जो पोटेंशियल है उसको डिस्टर्ब किया। तो उस डिस्टर्बेंस से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ और फिर वो डी एक्साइट हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्साइट और डी एक्साइट होने में वो लाइट को इमिट करता है, लेकिन इस केस में सिंगल फोटोन इमिट नहीं हुआ, डिफरेंट ओवरटोन्स ऑफ लाइट इमिट हुई, मींस कि स्लाइड डिफरेंट था फ्रीक्वेंसी में। अब वो डिफरेंट लाइट इमिट हुई और डेफिनेटली एक पल्स जो कि फेम्टो सेकंड की है या उसके फ्रैक्शन ऑफ पल्स में मल्टीपल पल्सेस क्रिएट हो रही हैं जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट हो रहा है। इट मींस कि वो जो पल्सेस क्रिएट हो रही हैं वो इन द रेजीम ऑफ ऑटो सेकंड है। अब उस पल्सेस को जब कंबाइन किया, डेफिनेटली डिफरेंट ओवरटोन्स थी, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी थी, स्लाइड डिफरेंट फ्रिक्वेंसी थी, जब उसको सुपरपोज किया तो हमारे पास जो पल्सेस मिली वो हमारे पास ऑटो सेकंड की पल्सेस थी। अब ऑटो सेकंड की पल्सेस जो ही आपने गेट कर ली, देन यू आर एबल टू सी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि अभी ऐसे कैसे, कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो तो ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। अब मैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक जो प्रेजेंटेशन थी वो देख रहा था, उसमें भी यही क्वेश्चन किया गया, किसी एक एंकर की तरफ से था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रिसाइसली नहीं बता सकते। तो नो डाउट हम प्रिसाइसली नहीं बता सकते, लेकिन ऑटो सेकंड पल्सेस को यूज करके हम ये लाजमी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अब कहाँ पे है। मींस कि हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल हमारे पास एटम है और एटम के एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस हेमिस्फेयर में इलेक्ट्रॉन है या इस हेमिस्फेयर में इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ तक डिस्टिंक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मींस कि हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई अब किधर जा रहा है, अब किधर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मुझे पता है कि एक फोटोन फॉल किया तो उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, दैट इज सिंपल। नहीं, अगर आप फेम्टो सेकंड पल्सेस को देखो तो आप ये बता सकते हो कि अगर इनर शेल से फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नियोन का एटम है और नियोन के एटम से अगर एस शेल से एमिशन हो रही है या पी शेल से एमिशन हो रही है तो उसमें अबाउट 20 फेम्टो सेकंड का डिफरेंस है। इट मीन्स कि हम ये बता सकते हैं कि 2p क्योंकि लूजली बाउंड है वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, और जो एस शेल है जो कि टाइटली बाउंड है उधर से इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लगा है। तो वो कितना सेकंड है? जस्ट 20 फेम्टो सेकंड्स। तो इट मीन्स कि ये पहले से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था। जब ऑटो सेकंड पल्सेस क्रिएट हुई तो उसी से ही हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते थे। तीसरी जो एप्लीकेशन है इसकी वो ये कि अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग फ्रॉम इंसुलेटर टू कंडक्टर, कंडक्टर टू इंसुलेटर। सिंपल सी बात कर लेते हैं, वैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं करती लेकिन मैं जैसे समझाने के लिए बात करूँ। हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं कि हमारे पास सेलेनियम है जो कि फोटो कंडक्टर है, लाइट होगी तो कंडक्टर है, लाइट नहीं होगी तो इंसुलेटर है। तो अगर हमारे पास एक सेकंड में 10 टू द पावर 18 टाइम हम स्विचिंग कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम 10 टू द पावर 18 टाइम फास्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं किसी एक स्विच को, 0 1 1 0। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास अभी प्रोसेसर हैं वो गीगाहर्ट्ज में है, 10 टू द पावर 9 टाइम्स पर सेकंड, हम उसको मल्टीपल टाइम 1000 टाइम 10,000 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं उसकी स्पीड को बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन डेफिनेटली अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट ये एक रिसर्च है। डेफिनेटली इसको कमर्शलाइज होने में, इसको टेक्नोलॉजी में आने में, आपके लैपटॉप में आने में बहुत टाइम लगेगा। जो फाइनल इसकी इंटरप्रिटेशन है, फाइनल इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इसकी जो फाइनल चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर हम मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इलेक्ट्रॉन की मोशन इनसाइड द मॉलिक्यूल अगर हम बता सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बायोलॉजिकल सैंपल है और उसके मॉलिक्यूल्स की क्या बिहेवियर है, और डेफिनेटली उस बिहेवियर को देख के हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आइदर कि कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर कैंसर हो सकता है तो किस स्टेज पे या कितने टाइम के बाद ये
मॉलिक्यूल जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इट मीन्स कि हम बहुत पहले से प्री प्रिडिक्शन कर सकते हैं सच काइंड ऑफ थिंग्स की। तो इसकी मीन्स कि हमारे पास जो बायोलॉजी में इसकी इंटरप्रिटेशन है, जो बायोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बेस पे इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला। अगर कोई बात नहीं समझ आई, कोई एम्बिग्यूटी है, कोई एम्बिगस बात लगी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।